नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और कमाल की कहानी लेकर के आ चुका हूं। ये एक कहानी नहीं है बल्कि एक दर्द भरी दास्तां भी है। एक ऐसे परिवार की जो एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में उन्होंने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। उनका खुद का पारिवारिक तबाह नहीं हुआ बल्कि उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, वो सभी उनकी इस एक गलती के शिकार हो गए। साथियों, मैं अपने जीवन में काफी कुछ देख चुका हूं और मैं जानता हूं कि आज के इस जमाने में हम सभी लोगों को धन दौलत की चाह लगी रहती है। और ये सही भी है, क्योंकि धन दौलत किसको अच्छा नहीं लगता। सभी अपनी लाइफ में अच्छा पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा चाहना और कमाना दोनों में दिन रात का अंतर होता है। जब हम पैसा कमाते हैं तो वो हमारी खुद की मेहनत होती है और फिर हम उससे जो चाहे वो करे, वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन कुछ लोग पैसे कमाना नहीं, केवल पैसा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो रातों रात करोड़पति बन जाए। वो चाहते हैं कि उनके पास गाड़ी, बंगला, दौलत सब कुछ एक रात में ही आ जाए, और इसी के चलते वो कई बार खौफनाक कदम उठा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली तो लोग रातों रात अमीर बनने के लिए लॉटरी खरीदते हैं या फिर चोरी डकैती करते हैं, लेकिन साथियों, कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जो इस दुनिया के सिद्धांतों से अलग काम करते हैं, जिन्हें हम शैतानिक पावर्स कहते हैं। और उन शैतानिक पावर्स के बलबूते पर कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत कम समय में काफी कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं। लेकिन इन शैतानिक पावर्स को बदले में एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इन शैतानी पावर से जब भी हम कोई चीज मांगते हैं तो ये बदले में हमारी सबसे करीबी चीज छीन भी लेते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी ही दंपति की है जो पैसे और समृद्धि के लालच में एक खौफनाक कदम उठा लेते हैं। ये कहानी जानने के लिए हमें आज से 15-20 साल पहले जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 15-20 साल पहले रमन ने सुजाता से लव मैरिज की थी। वे दोनों बिहार के एक गांव में रहा करते थे। उनकी उम्र 16 से 20 के आसपास रही होगी कि दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों शादी के सपने देखने लगे। सुजाता के पिता की गांव में अच्छी खासी जमीन थी, वहीं रमन के पिता के पास ठीक ठाक जमीन थी। उनके पास बस इतना था कि उनके परिवार का गुजारा आराम से चल जाता था। दोनों के परिवार वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए एक दिन मौका पाकर वे दोनों घर से भागकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्होंने शादी की और फिर एक किराए का छोटा सा कमरा और गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान लेकर रहने लगे। वे दोनों अपने अपने घरों से थोड़े बहुत पैसे गहने लेकर आए थे, जिसके कारण उनकी शादी के कुछ दिन आराम से गुजरे। इसी दौरान रमन ने एक फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। वहीं सुजाता भी सूट सलवार सिलने का काम करने लगी। यहाँ इन दोनों ने ये समझदारी दिखाई कि इन्होंने सारे पैसे खत्म होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही काम करने लगे। उनकी लाइफ अच्छे से कट रही थी, क्योंकि दोनों मिलकर ही अपनी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि सुजाता के परिवार वालों की गांव में अच्छी खासी जमीन थी और सुजाता अपने माता पिता की एक ही लड़की थी। उसके अलावा उसके 4 भाई थे, जिस वजह से वो उनकी लाडली थी और हर चीज उसके बोलने से पहले ही आ जाती थी, जिस वजह से उसे वहां कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। लेकिन शादी के बाद उसे आटे दाल का भाव पता चल गया था। लेकिन अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर जो आई थी, उसके मन में कई बार ये ख्याल आया कि वो रमन को छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास चली जाए। लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं उसके माँ बाप उसे ही ना मार डाले, क्योंकि गांवों में अक्सर ऑनर किलिंग होती रहती थी। इन्हीं सब के कारण सुजाता जैसे तैसे खुद को इन सब में ढालने की कोशिश करने लगती है। इन्हीं सब के दौरान वो 3 बच्चों की मां बनती है और फिर आखिरकार
उसके घर वालों का गुस्सा ठंडा होता है और अब वे दोनों समय निकालकर अपने गांव भी आने जाने लगे थे। रमन वैसे तो सुजाता के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता था, उससे जितना बन पड़ता था वो उसके लिए करता था, लेकिन अब वो उसके माँ बाप की बराबरी तो नहीं कर सकता था। ये बात सुजाता भी भली भांति समझती थी और इसलिए कभी कभी उसका मन करता था कि वो रमन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाए, लेकिन उसे ये बात भी समझ आ चुकी थी कि 3 बच्चों के बाद तो अब वो रमन को छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि उसके माँ बाप भी कब तक उसे रखते और 3 बच्चों के साथ तो उसकी किसी रईस परिवार में शादी भी नहीं हो सकती थी। ये सब सोचकर सुजाता ने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन वो कैसे भी करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना चाहती थी। इसके लिए वो अक्सर लॉटरी की टिकट खरीदने लगी, लेकिन वो कभी लगती ही नहीं, ये अलग बात है। और अब तो उसने अलग अलग बाबाओं के पास जाना, उनसे ताबीज लेना भी शुरू कर दिया था। इन्हीं सब के दौरान एक बार जब वे लोग गांव आए, तब उन्हें पता चला कि गांव में एक चमत्कारी तांत्रिक है जो कि कोई भी काम कर सकता है। ये सुनकर सुजाता की आंखों में चमक आ गई और उसने रमन को अपने साथ बाबा के पास चलने के लिए कहा। वैसे तो सुजाता वहां अकेले जा सकती थी, लेकिन गांव की बहू का यूं अकेले तांत्रिक के पास जाना सही नहीं माना जाता, इसलिए वो अपने साथ रमन को लेकर गई। पहले तो रमन ने टाल मटोल की, लेकिन फिर सुजाता के ज्यादा जिद करने पर वह मान गया। वे दोनों शाम को अपने बच्चों को सुजाता के मायके में छोड़कर उस तांत्रिक के पास गए। वहां कई लोग आए हुए थे। सुजाता और रमन भी उनके साथ आकर बैठ गए। एक एक करके उस तांत्रिक ने सबकी बात सुनी और वे लोग जाते रहे। कुछ देर बाद सुजाता और रमन की बारी आई। अपनी बारी आते ही सुजाता बोली, बाबा, मैं बहुत तंगहाली में अपना जीवन काट रही हूं, प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। बाबा बोले, देखो बेटी, शादी से पहले तुमने आराम का जीवन जी लिया है और अब तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हारे परिश्रम से ही मिलेगा, और यकीन मानो अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे तो कुछ सालों में तुम्हारा जीवन स्तर काफी सुधर जाएगा। सुजाता बोली, लेकिन तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर उन सब का क्या फायदा। मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, और वो मैं अभी पूरे करना चाहती हूँ, फिर भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े, वो मुझे मंजूर है। तब बाबा ने उसे समझाया कि ये सब सही नहीं है, जितना है उसमें संतोष करो। अगर समय से पहले या किस्मत से ज्यादा तुम कुछ पाने की कोशिश करोगी तो बर्बाद हो जाओगी। लेकिन सुजाता नहीं मानी। फिर थक हार कर उस बाबा ने कहा, ठीक है, मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, इसके आगे अगर तुम नहीं मानती तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर सुजाता की आंखों में चमक आ गई और फिर उस तांत्रिक ने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें एक तांत्रिक क्रिया बताऊंगा, वो क्रिया तुम्हें खुद करनी होगी। उस क्रिया के बाद उस अनुष्ठान की 2 मुट्ठी राख तुम्हें लानी होगी और बाकी बची राख को बहते पानी में विसर्जित करना होगा, और उसके बाद तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हारी एक बहुत जरूरी चीज तुमसे छिन जाएगी। वो चीज कुछ भी हो सकती है, पैसा, गहने या तुम्हारे परिवार वाले, वो कुछ भी हो सकता है। सुजाता की आंखों में लालच की पट्टी बंधी हुई थी, जिस कारण उसे सही गलत कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन रमन को इनसे थोड़ा डर लगने लगा था, इसलिए उसने सुजाता को समझाया, लेकिन सुजाता नहीं मानी। उसने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया। शादी से पहले मैं बहुत ठाठ से रहती थी, लेकिन अब मुझे एक एक चीज के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई और अब तो मैं वह गुजरा हुआ समय वापस भी नहीं ला सकती। इसके आगे रमन कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसे भी सुजाता की शादी से पहले की जिंदगी पता थी और उसने शादी से पहले सुजाता को इन सब के लिए आगाह भी नहीं किया कि शादी के बाद उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्यार में कोई भी इंसान इतना दूर का नहीं सोचता कि आगे जीने के लिए क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। रमन फिर इसके लिए तैयार हो गया और फिर उस तांत्रिक ने एक कागज पर सुजाता और रमन को एक तांत्रिक क्रिया लिखकर दी।
वह क्रिया रमन और सुजाता को अमावस्या की रात 12 बजे के बाद करनी थी। इस दौरान उन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि उन्हें यह करते वक्त कोई देख ना ले। अब से 4-5 दिन बाद अमावस्या आने वाली थी, इसलिए रमन और सुजाता ने उसी अमावस्या को ये करने का फैसला किया और उनके बच्चे ये देख ना लें, इसके लिए उन्होंने अपने तीनों बच्चों को सुजाता के मायके में ही रखा और कहा कि कुछ दिन वह वहां छुट्टियां मना ले। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि वहां उन्हें हर चीज मिल रही थी, ऊपर से खेलने कूदने के लिए इतना बड़ा आंगन, इसलिए बच्चे वहां रुकने को राजी हो गए। दिल्ली जाकर वे दोनों अमावस्या का इंतजार करने लगे। अमावस्या की रात आते ही उन दोनों ने सारा सामान व्यवस्थित ढंग से रखा और फिर रात 12 बजे की प्रतीक्षा करने लगे। क्रिया के लिए उन्हें नहा धोकर तैयार होना था और फिर सफेद कपड़े पहनने थे। रात 12 बजते ही उन्होंने एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और फिर बाबा के लिखे अनुसार वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो लोग मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे वहां का माहौल कुछ अजीब सा होने लगा था। रमन को डर तो लग रहा था, लेकिन सुजाता की जिद के आगे उसने घुटने टेक दिए थे। खैर, कुछ देर बाद उन्होंने अजीब से मंत्र पढ़ते हुए कुंड में कुछ अजीब सी सामग्रियां अर्पित की। जरेनिये के साथ जैसे जैसे यह क्रिया समाप्त हो रही थी वैसे वैसे सुजाता के चेहरे पर एक संतोष आ रहा था। अंत में उन्होंने कुछ अजीब सी चीज, जो देखने में शायद मांस के टुकड़े जैसा कुछ था, वह कुंड में डालने की बजाय उसे एक जाली के ऊपर रखा। वो मांस के टुकड़े धीरे धीरे करके गलने लगे। मांस गलते ही उन्होंने उसे उतारा और फिर कुंड में जलती अग्नि में से राख निकाली और मांस के टुकड़े के ऊपर नमक की तरह छिड़कने लगे। उसके बाद वो दोनों बैठकर उन मांस के टुकड़ों को खाने लगे। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि रमन शुद्ध शाकाहारी था, लेकिन सुजाता की वजह से उसे यह सब खाना पड़ रहा था। खैर, अगले दिन उन दोनों ने उस हवन की राख में से 2 मुट्ठी राख एक थैले में डाली और बाकी बची राख को बहते जल में प्रवाहित किया और फिर वे दोनों वापस गांव आ गए। गांव आकर वे उस तांत्रिक से दोबारा मिले और उन्हें सब बताया। तब वो तांत्रिक बोला, ठीक है, और अब उसकी थोड़ी राख जो मैंने बोली थी वो मुझे दो। रमन ने एक थैला बाबा को दे दिया। उसमें से राख को लेकर उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में डाला। मंत्र उच्चारण करते हुए एक पात्र में से पानी निकालकर उसमें डाला, फिर मंत्र उच्चारण करते रहे। वे उस राख को उस पानी में अच्छे से घोलते रहे और फिर अपने पास से एक पंजे जैसा कुछ निकाला। वो देखने में किसी जानवर का पंजा लग रहा था जिसे किसी खास तरह से सुख दिया गया था। उस पंजे को पानी में डालकर वह कुछ अजीब से मंत्र उच्चारण करते रहे और फिर लास्ट में उन्होंने उसे एक साफ कपड़े से पोंछा और सुजाता रमन को देते हुए कहा, अब से तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह पूरी हो जाएगी, लेकिन याद रखना उसके बदले में तुमसे तुम्हारी कोई कीमती चीज भी चली जाएगी। तुम्हें बस यह पंजा हाथ में लेकर अपनी वह इच्छा बोलनी है और फिर उसके बाद अगले 24 घंटे के अंदर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसी के साथ ही तुम्हारा कुछ छिन जाएगा और वो 5 से 7 दिनों के अंदर छिनेगा। रमन और सुजाता बहुत खुश हुए और फिर वे बाबा को दक्षिणा देकर घर आ गए। उन्होंने अपने घर पर यह बात किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई इसका इस्तेमाल करे। खैर, दोनों पति पत्नी घर आकर खाना खाकर अपने कमरे में आकर बैठ गए और फिर सुजाता बोली, हमें सबसे पहले क्या मांगना चाहिए इससे? रमन बोला, तुम्हें पैसा चाहिए था ना, तो तुम इससे पैसा क्यों नहीं मांग लेती? यह सुनकर सुजाता कुछ सोचने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वह बोली, पैसा चाहिए तो था, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले हम कोई छोटी चीज मांगे, उसके बाद ही कोई बड़ी चीज मांगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये किस तरह से हमसे लेगा। इस पर रमन राजी हो गया और फिर अगले ही दिन दोनों अपने बच्चों के साथ वापस से दिल्ली आ गए। रात में जैसे ही बच्चे सोए वैसे ही उन दोनों ने वह पंजा उठाया और उससे इच्छा मांगी कि उनके पास साइकिल आ जाए। दोस्तों, जिस समय की यह बात थी उस समय साइकिल होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए इन दोनों ने यह इच्छा मांगी ताकि रमन को काम पर पैदल न जाना पड़े। इसके बाद वो दोनों शांति से सो गए।
लेकिन उनकी आंखों में अभी भी इस बात की जिज्ञासा थी कि आखिर उनकी इच्छा पूरी होगी तो होगी कैसे। खैर, अगले दिन जैसे ही दोपहर को सुजाता अपना सिलाई का काम कर रही थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुजाता को याद था कि उसने कल रात को उस पंजे से साइकिल की इच्छा मांगी थी, तो उसे लगा कि हो ना हो यह जो कोई भी दरवाजे पर है वो साइकिल देने आया होगा। ये सोचकर सुजाता ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि एक 35-40 साल का आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था। सुजाता ने उससे पूछा, हाँ जी कहिए। वह आदमी काफी घबराया हुआ सा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, देखिए, मैं आपके पति की फैक्ट्री में काम करता हूं। आज काम करते समय आपके पति ऊपर से नीचे गिर पड़े। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, वह ठीक है, लेकिन बस उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आ गई है, इसलिए हम इसके लिए आपको कुछ मुआवजा देना चाहते हैं। देखिए, मना मत कीजिएगा। यह बोलकर उस शख्स ने 5,000 रुपए सुजाता के हाथ में रखे और फिर वहां से चला गया। इन सब से सुजाता बहुत दुखी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो दौड़कर अस्पताल पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि रमन सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही सुजाता की आंखें भर आईं और वो बोली, अगर हमने वह इच्छा नहीं मांगी होती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। रमन बोला, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने साइकिल की इच्छा मांगी थी। मेरे गिरने से हम में से किसी को साइकिल थोड़ी मिली। तब सुजाता ने ये बात बताई कि उसकी कंपनी में काम करने वाले किसी शख्स ने उसे 5,000 रुपए दिए हैं। यह सुनकर रमन हैरान रह गया, क्योंकि इतने में साइकिल आराम से आ जाएगी। फिर रमन बोला, चलो कोई बात नहीं, कम से कम हमारा काम तो बन गया और मुझे कोई खास ज्यादा चोट भी नहीं लगी। थोड़े दिन घर पर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये सुनकर सुजाता कुछ ना बोली। रमन ने कुछ दिन घर पर आराम किया और फिर कुछ दिनों बाद साइकिल खरीदी और अब वो साइकिल से फैक्ट्री आने जाने लगा। लेकिन इन सब से उन्हें पता चल चुका था कि इस पंजे का इस्तेमाल सही ढंग से करना होगा, वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है। अब उन्हें पता चल चुका था कि पंजे का इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए कुछ दिन बाद सुजाता ने रमन के आगे पैसों की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि उसे 5 लाख रुपए चाहिए, इसलिए उस पंजे से मांग लो। रमन सुजाता की बात से राजी हो गया और फिर रात में तीनों बच्चों के सोने के बाद उसने उस पंजे को हाथ में लेकर अपनी एक और इच्छा मांगी कि उसके पास 5 लाख रुपए आ जाए। उन दोनों ने इच्छा मांग तो ली थी, लेकिन अब उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी थी कि कहीं यह इनको नुकसान पहुंचाकर 5 लाख रुपए ना दे। लेकिन उनकी गलतफहमी अगले ही दिन दूर हो गई। अगले दिन शाम के समय उनके पास में मौजूद किराने की दुकान पर रमन के गांव से फोन आया कि जल्दी गांव आ जाए, यहां पर उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। यह सुनकर रमन काफी घबरा गया और फिर दौड़कर घर गया और फिर सुजाता और तीनों बच्चों के साथ उसी शाम को गांव के लिए रवाना हो गया। गांव में आकर उसने देखा कि उसके पिता चल बसे थे। रमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। जब उसने इस बारे में अपने भाई से पूछा तो उसने बताया, हम लोग खेत पर काम कर रहे थे और खेत पर फसल को मशीन के अंदर डालकर निकाला जा रहा था। इसी दौरान उस मशीन के अंदर कब उसके पिताजी चले गए पता ही नहीं चला। उनकी चीखों से हम सब लोग दौड़कर वहां तक आए, लेकिन तब तक उनके कमर का हिस्सा अलग और पैर का हिस्सा अलग हो चुका था। हम लोग समय पर उन्हें अस्पताल तो ले गए, लेकिन वह बच ना सके। उनकी हालत ऐसी थी, उनका बचना मुश्किल ही था। पिता के अंतिम संस्कार के बाद रमन घर पर ही रहा। उसके घर पर मातम पसरा हुआ था। वो इन सब से उभरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके भाई ने उसे बताया कि उसके पिता ने LIC पॉलिसी ली थी, जिसका पैसा उन्हें मिलेगा। वह दोनों 2 भाई थे, इसलिए पॉलिसी का सारा पैसा आधा आधा मिलेगा। यह सुनकर रमन एक पल के लिए तो खामोश रहा, लेकिन फिर अगले ही पल वह कुछ सोचकर बोला, कितना पैसा मिलेगा हम दोनों को? तब उसके भाई ने बताया कि पॉलिसी पूरे 10 लाख की थी, इसलिए उन दोनों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। यह सुनकर रमन की आंखें भय से चौड़ी हो गई। वो कभी सुजाता को देखता तो कभी अपने भाई को,
सुजाता को समझ आ चुका था कि आखिर वह 5 लाख कहां से आएंगे, लेकिन वह कुछ न बोली। उसी रात सुजाता और रमन में इस बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ। रमन ने कहा कि आज उसकी वजह से उसके पिता उसके साथ नहीं है, लेकिन सुजाता ने इस पर साफ अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि इन सब में रमन ने भी उसका पूरा साथ दिया था। कहीं ना कहीं रमन को भी पैसों की लालसा थी। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी लड़ झगड़ कर शांत तो हुए, लेकिन अब उनमें वह पहले वाला प्यार नहीं था। वह दोनों एक दूसरे से कन्नी काटने लगे थे। उनका बस चलता तो वे दोनों इस समय अलग हो जाते, लेकिन वह लोग अपने बच्चों की वजह से एक साथ रहने पर मजबूर थे। खैर, जैसे तैसे मामला थोड़ा शांत हुआ और फिर कुछ ही दिनों में उन लोगों को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया। रमन ने अपने हिस्से का पैसा उठाया और वापस दिल्ली आ गया। इतने सारे पैसों को एक साथ देखकर रमन इस बारे में भूल ही गया कि इन पैसों के चक्कर में उसने अपने पिता को खोया था। रमन और सुजाता ने डिसाइड किया कि वे इन पैसों को किसी अच्छी जगह लगाएंगे। अभी तो वो दोनों किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने लिए एक मकान ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उनके मतलब का 4 कमरों का एक मकान मिल ही गया, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हुए और फिर उन्होंने पूरे 4 लाख रुपए में वह मकान खरीद लिया। सुजाता इससे काफी खुश थी कि उसका शहर में अपना एक मकान है। उसने बाकी बचे पैसों को सेविंग के तौर पर रख लिए। इन सब से सुजाता काफी खुश थी। वही रमन भी इस बात को भूल गया, लेकिन वह पंजा अब भी उनके पास था। उनके जीवन की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी कि इसी दौरान सुजाता का एक्सीडेंट हो गया, जिससे सुजाता को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसकी हालत काफी गंभीर थी और डॉक्टर ने कहा था कि सुजाता का बचना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके सर पर काफी चोट आई थी। इन सब से रमन काफी परेशान हुआ, क्योंकि वह सुजाता को खोना नहीं चाहता था। वो उसका प्यार थी, इसीलिए उस समय उसे पंजे की याद आई। उसने सोचा कि क्यों ना उस पंजे से सुजाता के ठीक होने की इच्छा मांगी जाए। इसलिए वह दौड़कर घर गया, उस पंजे को उठाया और उस पंजे से इच्छा मांगी। ये इच्छा मांगकर रमन वापस अस्पताल आया। वहां आकर उसने देखा कि सुजाता की हालत अब पहले से सुधर रही है। यह सब देखकर रमन को काफी खुशी हुई। कुछ दिनों में सुजाता रिकवर करने लगी, लेकिन ठीक इसी दौरान वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी। उसके सबसे छोटे बेटे की अचानक से तबीयत खराब हुई और सुजाता के घर वापस आने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गया। सुजाता को जब अपने बच्चों के बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे अब तक ये बात नहीं पता थी कि रमन ने उस पंजे से उसके ठीक होने की इच्छा मांगी थी, जिसके बदले में ही यह सब हुआ था। रमन यह बात उसे बताना भी नहीं चाहता था। खैर, अपने बेटे की मौत के अगले ही दिन सुजाता को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर वापस आ गई, लेकिन उसके दिमाग में अभी अपने बेटे से मिलने की एक ख्वाहिश थी। इसलिए उसने रमन से दोबारा उस पंजे का इस्तेमाल कर अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। रमन ने उसे समझाया कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका बेटा जा चुका है, लेकिन सुजाता के ऊपर तो उसकी ममता ज्यादा हावी हो रही थी। इसलिए उसने उसकी एक न सुनी और फिर आखिरकार खुद ही जाकर उस पंजे से वह इच्छा मांगी कि उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए। रमन ने उसे रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी अपने बेटे को पाना चाहता था। रात काफी हो चुकी थी। उनके दोनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन उन दोनों पति पत्नी की आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। अचानक ही आसमान में बादल बनने लगे और फिर थोड़ी देर में बारिश होने लगी। उन दोनों ने एक मोमबत्ती चलाई और फिर बैठ गए, क्योंकि नींद तो उन्हें आ नहीं रही थी। कुछ देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह आवाज सुनकर सुजाता बोली, लगता है मेरा बेटा आ गया। ये बोलकर वह दरवाजे की तरफ गई, लेकिन फिर तभी रमन ने उसे रोका और कहा, रुको सुजाता, पहले हम पूछ लेते हैं कि कौन है, क्योंकि इतनी रात को किसी के लिए दरवाजा खोलना सही नहीं होगा। और फिर रमन ने एक जोरदार आवाज में कहा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दरवाजा खटखटाता रहा। यह देखकर रमन का माथा ठनका और फिर वह सीढ़ियों से होते हुए छत पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक सफेद साया उनके घर का दरवाजा खटखटा रहा था।
यह देखकर रमन काफी घबरा गया। उसे समझ आ गया था कि सुजाता की इच्छा पूरी हो चुकी है। उसका बेटा आया तो था, लेकिन जिंदा लाश बनकर, और अब वो घर में आकर उन सबको नुकसान पहुंचा सकता था। यह सब सोचकर रमन को काफी घबराहट होने लगी थी। उसे अपने बाकी दोनों बच्चों की चिंता होने लगी थी। वह नहीं चाहता था कि एक के चक्कर में उन दोनों की जान भी मुसीबत में पड़ जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह उस पंजे से अगली इच्छा मांगेगा। वह दौड़कर नीचे गया और वह पंजा उठाया और फिर इच्छा मांगी कि उसका बेटा वापस चला जाए। उसके ये इच्छा मांगते ही उस सफेद आकृति ने दरवाजा खटखटाना बंद किया। ये देखकर रमन ने जब दोबारा छत पर जाकर देखा तो पाया कि वह सफेद आकृति वहां से जा रही थी। इन सब से रमन ने राहत की सांस ली। वही सुजाता उससे लड़ने लगी कि उसकी वजह से उसका बेटा वापस चला गया। ये सुनकर रमन ने उसे सारी स्थिति समझाई। साथ ही उसने यह भी उगल दिया कि कैसे उसे बचाने के लिए उसने उस पंजे से ही इच्छा मांगी थी। इससे सुजाता को काफी दुख हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से वही उसकी मौत का कारण थी। ये सोचकर वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। रमन को यह बात पता थी, लेकिन वो इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। उसने डॉक्टर से इस बारे में बात की। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सुजाता की मानसिक बीमारी की दवाई लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन फिर भी सुजाता की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। और अब तो सुजाता को कभी कभी अपना बेटा भी दिखाई देने लगा था। इसी दौरान डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अगर सुजाता के आसपास का माहौल थोड़ा चेंज हो जाए तो उसकी हालत में शायद थोड़ा सुधार हो जाए। इसलिए रमन ने टिकट कटवाई और फिर सुजाता और अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस गांव चला गया। वे दोनों सुजाता के मायके में रुके। वहां सुजाता का मन तो लगा, लेकिन उसके बेटे की मौत की बात अब भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। परिवार वालों के सहयोग और दवाइयां से सुजाता पहले से ठीक हो गई थी। इसलिए रमन सुजाता को लेकर वापस दिल्ली आ गया। अब सुजाता पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा था कि वह जितना हो सके अपने दिमाग को बिजी रखें, कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि वह कुछ भी फालतू सोच ना पाए। इसलिए सुजाता वापस सिलाई कढ़ाई करने लगी, जिससे उसका पूरा दिन इसी में चला जाता। रमन भी उससे बहुत प्यार से बात करता था। वो ना कभी उस पर गुस्सा करता था, और अगर उसे कभी कुछ चाहिए होता था तो वह खुद ही कर लेता था। लेकिन वह सुजाता को ज्यादा परेशान नहीं करता था। सुजाता अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान एक अनहोनी और हो गई। सुजाता जब काम कर रही थी तब उसका पति घर आया और बोला, जल्दी सामान बांध लो सुजाता, हमें गांव निकलना होगा अभी के अभी, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर सुजाता वहीं बेहोश हो गई। रमन ने जैसे तैसे सुजाता को संभाला और फिर वे सारे गांव की ओर निकल गए। सुजाता अपने पिता की एक ही लड़की थी। उसके अलावा उसके 4 भाई ही थे, इसीलिए वो उनकी लाडली थी। उनकी मौत की खबर सुनकर सुजाता को काफी दुख हुआ और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। गांव आकर सारे परिवार वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान सुजाता तो उनके शव को जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे तैसे परिवार वालों ने उसे रोका। रमन और सुजाता अब कुछ दिन वहीं रुके हुए थे, लेकिन वहां रहने के कारण सुजाता को उसके पिता की काफी याद आने लगी थी, जिस वजह से उसकी हालत और खराब होने लगी। यह सब देखकर हवन होते ही रमन सुजाता को लेकर वापस दिल्ली आ गया। यहाँ कर रमन वापस पहले की तरह सुजाता को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वह सुजाता को कोई ना कोई काम करते रहने के लिए कहता और साथ में उसे दवाई भी समय पर देता, ताकि वह जल्दी से ठीक हो। लेकिन सुजाता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सुजाता कैसे भी करके अपने पिता को वापस पाना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही अपना बेटा खो चुकी थी और अब वह उन्हें नहीं खोना चाहती थी। इसके लिए उसने एक खतरनाक कदम उठाया। एक रोज जब रमन फैक्ट्री में था और दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तब सुजाता ने उस पंजे से दोबारा एक इच्छा मांगी। उसने मांगा कि उसके पिता उसके पास वापस आ जाए। सुजाता ने ये मांग तो लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शाम को जैसे ही रमन घर वापस आया तो उसे घर में माहौल कुछ अजीब सा लगा। वह घर काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा था, और जबकि इस समय गर्मी का मौसम था, लेकिन रमन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया
और अपने काम करने लगा। हमेशा की तरह वे सारे खाना खाकर सो गए, लेकिन जैसे ही रमन ने रसोई की लाइट बंद की तो उसे खिड़की के बाहर एक साया नजर आया। रमन लाइट जलाकर उस साये के पास जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वो साया वहां पर नहीं था। रमन को लगा कि शायद यह उसकी नजरों का धोखा होगा, इसलिए उसने दोबारा लाइट बंद की और फिर वह वापस जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जैसे ही वह पलटा, वह डर के मारे पीछे जा गिरा, क्योंकि उसके ठीक सामने सुजाता के पिता खड़े थे। इस दौरान उनकी त्वचा पूरी तरह से सफेद थी, आंखों के आसपास काले घेरे थे और आंखों की पुतलियां गायब थीं। उन्हें देखकर रमन जोर से चीखा, आह! उसकी चीख सुनकर सुजाता और उसके बच्चे दौड़कर वहां आए। वहां आकर उन्होंने पाया कि रमन जमीन पर बैठा हुआ है। इस दौरान उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढका हुआ है। सुजाता ने उसे झकझोरा और कहा, क्या बात है, तुम ठीक हो? तुम ऐसे चीखे क्यों? रमन ने आसपास देखा तो पाया कि वहां सुजाता और उसके बच्चों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। यह देखकर सुजाता ने उसे फिर पूछा, क्या बात है, यहां वहां क्या देख रहे हो? तब रमन ने सोचा कि सुजाता को इस बारे में बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे सुजाता और परेशान हो जाती और शायद उसे वहम हुआ हो। इसलिए उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस अपने पिता की याद आ गई थी। और फिर वह ज्यादा कुछ न बोलते हुए कमरे में आ गया। वहीं सुजाता यह सोचने लगी कि अगर उसे अपने पिता की याद आ रही थी तो इसमें चीखने वाली क्या बात थी। खैर, सुजाता ने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में वैसे ही और भी बहुत कुछ चल रहा था। सुजाता भी अपने कमरे में आ गई, वहीं दोनों बच्चे भी वापस वहीं आ गए और फिर वह सारे आराम से सो गए। सब आराम से सो ही रहे थे कि तभी अचानक रमन को किसी ने झकझोरते हुए उठाया। रमन एकदम से सकपकाते हुए उठा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर रमन वापस सोने के लिए लेटा, लेकिन ठीक इसी दौरान उसने पाया कि छत पर सुजाता के पिता उल्टे लटक रहे थे। इस दौरान वह अपना मुंह फाड़े लगातार रमन को घूर रहे थे। यह देखकर रमन की दोबारा चीख निकल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर उसके पत्नी और बच्चे दोनों उठ बैठे और फिर उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, वह ऐसा चीखा क्यों? रमन कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी नजर अपने दोनों मासूम बच्चों की तरफ गई। वह इस बारे में उन्हें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह बहुत छोटे थे। इसलिए उसने सुजाता को कहा, हम इस बारे में सुबह बात करते हैं। और फिर वह दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद रमन सुजाता से बोला, मुझे पता नहीं कि तुम्हें यह बताना सही रहेगा भी या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता दिखाई दे रहे हैं। कल शाम को जब मैं रसोई की लाइट बंद करने गया तब भी मुझे तुम्हारे पिता दिखाई दिए, और सोने के समय भी मुझे तुम्हारे पिता दिखाई दे रहे हैं। उनका साया मैं इस घर में महसूस कर पा रहा हूं। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में किसी पंडित से बात करके पूजा करवानी चाहिए। यह सुनकर सुजाता के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई थी। उसने बोला, क्या सच में तुम्हें मेरे पिता दिखाई दिए? इसका मतलब उसने काम किया। मैं कल से काफी परेशान थी कि मेरी इच्छा मांगने के बावजूद अभी तक पापा क्यों नहीं आए, लेकिन अब फाइनली वो आ गए। अब मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तुम्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सुनकर रमन काफी घबरा गया। उसे सुजाता पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह ऐसी गलती पहले भी कर चुकी थी और अब दोबारा यह कर रही थी। सुजाता शायद यह भूल चुकी थी कि उस पंजे से कुछ भी इच्छा मांगने पर उसे देना भी पड़ता है। सुजाता ने अभी इच्छा तो मांग ली थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बदले में वह पंजा उनसे क्या लेगा। उसने सुजाता को इस बारे में समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन फिर सुजाता बोली, मैं पहले ही अपने बेटे को खो चुकी हूं, लेकिन अब मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं उन्हें वापस पाकर ही रहूंगी, फिर भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। यह सुनकर रमन को काफी गुस्सा आया, क्योंकि पहले तो सुजाता के लालच की वजह से उसके पिता नहीं रहे, फिर उनका बेटा, और अब शायद अगला नंबर किसका होगा कह नहीं सकते, क्योंकि यहां बात किसी को जीवित करने की हो रही है। रमन ने सुजाता को काफी समझाया कि यह सब बंद करें, लेकिन सुजाता नहीं मानी।
इस पर रमन ने सुजाता पर हाथ भी उठा दिया, लेकिन सुजाता फिर भी अपने इरादों से तस से मस नहीं हुई। इस कारण अब रमन को डर लगने लगा था, क्योंकि रमन को पता चल चुका था कि सुजाता की इच्छा के लिए अब किसकी बलि चढ़ेगी, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद रमन था। पहले तो उसे लगा था कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसके मन में ख्याल आया कि सुजाता का मानसिक संतुलन सही नहीं है। क्या पता वह आगे अपनी इसी बीमारी में उस पंजे से कोई ऐसी खौफनाक इच्छा मांग ले जिससे बाद में उसके बच्चों को नुकसान पहुंचे। इसलिए उसने इन सब से बचने के लिए एक उपाय करने का सोचा। उसने सोचा कि अगर सुजाता वह इच्छा नहीं मांगती तो मैं ही वह इच्छा मांग लेता हूं। इसलिए उसने सोचा था कि वह सुजाता से वो पंजा मांग ले, लेकिन सुजाता ने पंजा नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि वह पंजा लेते ही रमन क्या करेगा। इस पर अमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ ना कहते हुए उस पूरे घर में उस पंजे को ढूंढने लगा। उसने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वह पंजा नहीं मिला। उसे अब काफी डर लगने लगा था, अपनी मौत का नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। इसलिए उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो फिर इससे छुटकारा पाने का कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। वह उसी शाम सबसे पूछते हुए किसी तांत्रिक के पास गया और फिर उसे अपनी समस्या बताई। सारी बात सुनकर वह तांत्रिक बोला, उसका एक ही समाधान है कि उस पंजे से तुम अपनी कोई दूसरी इच्छा मांगो, लेकिन हाँ, बदले में तुमसे तुम्हारा कुछ जरूर छिन जाएगा, लेकिन उससे बोलना कि किसी की जान माल की हानि ना हो। रमन ने उसे कहा, वह पंजा तो सुजाता ने कहीं छुपा दिया है और अब वो कहां पर है उसे खुद को नहीं मालूम। वह बस उसे ही पता है और वह मुझे नहीं बता रही। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे वह पंजा नहीं मिला। मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है, मेरी मदद कीजिए। तांत्रिक बोला, ठीक है, मैं तेरे लिए एक ताबीज बना देता हूं। वह ताबीज तुझे बस धारण करना है, उससे तुझे एक आध दिन का समय मिल जाएगा। उस समय के अंदर तुझे वह पंजा ढूंढना पड़ेगा, और हाँ, पंजा मिलते ही यह सब वही खत्म कर देना। इस पर रमन राजी हो गया और फिर उसी शाम को उस तांत्रिक ने रमन के लिए एक ताबीज बना दिया। रमन ने बिना अधिक समय गंवाए वह ताबीज पहन लिया और फिर घर की तरफ आ गया। अभी इसको पहनते ही उसे अब सुजाता के पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो थोड़े टाइम के लिए संतुष्ट था कि चलो बला टली, लेकिन उसे भी ये पता था कि ये बला हमेशा के लिए नहीं टली है। कुछ दिनों के अंदर ही सुजाता को कन्विंस करके उस पंजे का पता लगाना पड़ेगा। सुजाता को यह बात पता थी कि रमन उससे वह पंजा लेने की हर संभव कोशिश करेगा, इसलिए उसने मन बना लिया था कि रमन का सामना कैसे करना है। घर जाकर रमन ने उसे मनाने की हर संभव कोशिश की, यहां तक कि उसके पैर भी पड़े, लेकिन सुजाता अपने फैसले पर अड़ी रही। रमन को अब काफी डर लगने लगा था, क्योंकि एक दिन निकल चुका था और अभी तक उसके हाथ वह पंजा नहीं लगा था। सुजाता के पास से वो पंजा निकलवाना कोई आसान काम नहीं था। जब काफी ढूंढने पर भी और सुजाता के आगे मिन्नत करने पर भी सुजाता ने वह पंजा नहीं दिया, तब रमन के दिमाग में एक आइडिया आया। रमन उसके जैसा ही एक नकली पंजा ले आया। फिर उसने वो नकली पंजा दिखाते हुए कहा, फाइनली मुझे यह मिल ही गया, अब मैं इससे तुम्हारी इच्छा कैंसिल करवा दूंगा। यह बोलकर रमन तेजी से घर के बाहर निकल गया। वही रमन के हाथ में पंजा देखकर सुजाता हैरान रह गई। वह दौड़कर रसोई में गई और वहां गड्ढा करने लगी। इस दौरान रमन उस पर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद सुजाता ने गड्ढे में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। सुजाता ने वह डिब्बा खोला तो पाया कि वह पंजा उस डिब्बे के अंदर था। यह देखकर सुजाता हैरान रह गई कि यह पंजा तो यहाँ पर है, तो फिर रमन के हाथ में कौन सा पंजा था। उसको पता चल गया था कि रमन उसके साथ नाटक कर रहा है, इसीलिए उसने वो पंजा जल्दी से उस डिब्बे में वापस रख फिर गड्ढा खोदकर वापस उसे गाड़ दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि रमन ने वह सब देख लिया था। सुजाता ने गड्ढे को बंद किया और फिर वहां से बाहर आ गई। दोपहर को सुजाता दवाई खाकर सो रही थी। इसी दौरान रमन ने रसोई में आकर गड्ढा खोदा और फिर उस डिब्बे को बाहर निकाला। डिब्बा खोलते ही अपने सामने उस पंजे को देखकर रमन ने राहत की सांस ली और फिर वह पंजा हाथ में लेकर
अपनी इच्छा बोलने ही वाला था कि तभी पीछे से सुजाता आ गई और उसने उसे रोक लिया। सुजाता उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरे पिता को मुझसे दूर करके किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, उस प्यार के लिए यह मुझे दे दीजिए। यह सब सुनकर रमन के आगे अतीत की सारी यादें आने लगी और वह गुस्से में बोला, तुम्हारे प्यार के लिए ही यह सब हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने इसमें तुम्हारा साथ दिया और बदले में मुझे सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिला। इन्हीं सब की वजह से मेरे पिता की इतनी दर्दनाक मौत हुई। मेरा बेटा मारा गया और अब भी अगर मैंने तुम्हारे प्यार का लिहाज किया तो फिर आगे पता नहीं क्या हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि यह सब यही बंद कर दो। सुजाता की आंखों के आगे उसकी सारी मेहनत पानी में मिल रही थी, इसलिए वह कैसे भी करके रमन के हाथ से वह पंजा लेना चाहती थी। इसलिए उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने पास ही में पड़े तवे को उठाया और फिर उससे रमन के ऊपर वार किया। रमन को यह नहीं पता था कि सुजाता इस तरह का भी कोई कदम उठा सकती है। सुजाता एक हिसाब से उस समय पूरी पागल हो चुकी थी। इन्हीं सब में उसने रमन के सिर पर वह तवा मारा। सर पर तवा पड़ते ही रमन के सर से खून निकलने लगा और उसके आंखों के आगे कुछ क्षण के लिए तो अंधेरा छा गया। इन्हीं सब में सुजाता को उसके हाथ से पंजा छीनने का मौका मिल गया। उसने जल्दी से रमन के हाथों से पंजा छीना और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ भागी। उसने सोच लिया था कि अब जब तक उसकी इच्छा पूरी तरह से पूरी नहीं होती तो वह घर वापस नहीं आएगी। वहीं कुछ ही देर में रमन को थोड़ा थोड़ा करके होश आने लगा था। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर घर से बाहर की तरफ भागा। सुजाता को अभी घर से बाहर भागे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए रमन को पता था कि वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वह तेजी से भागते हुए सुजाता सुजाता की आवाज लगा रहा था। इसी दौरान एक दुकान वाले से रमन ने सुजाता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सुजाता उस ओर गई है। रमन तेजी से उस ओर गया जहां पर सुजाता गई थी। सुजाता एक मंदिर में जाकर बैठ गई थी। उसे लगा था कि रमन वहां तक नहीं आएगा और यहां पर वह सुरक्षित भी रहेगी, लेकिन सबसे पूछते हुए रमन वहां तक पहुंच गया। वहां आते ही सुजाता काफी घबरा गई, लेकिन फिर अगले ही पल रमन ने कहा, मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा, अब घर चलो। सुजाता को पता था कि यह रमन की चाल थी, इसलिए वह एक पल के लिए तो उसके साथ जाने लगी, लेकिन फिर मेन सड़क पर आते ही उसने रमन को एक और धक्का दिया और फिर तेजी से सड़क पर भागने लगी। रमन ने जैसे जैसे खुद को संभाला और फिर वह भी सुजाता के पीछे पीछे भागने लगा। सुजाता घबराते हुए तेजी से भाग रही थी। इस तरह वह लगातार पीछे मुड़कर रमन की ओर भी देख रही थी कि वो उसके कितना पास है। इन्हीं सब के चक्कर में सुजाता ने सामने से आते उस तेज रफ्तार ट्रक को नहीं देखा और वह उसकी चपेट में आ गई। ट्रक की चपेट में आकर वह वहीं लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही उसके हाथ से वह पंजा छूटकर सड़क के दूसरी ओर जा गिरा। ऐसा होते ही रमन दौड़कर उस पंजे के पास गया और उसे उठाया। उसने उसे हाथ में लेते ही सबसे पहले यह इच्छा मांगी कि सब सामान्य हो जाए, उसके पिता जहां से आए थे वहीं लौट जाएं। उस पंजे को अपने कब्जे में लेने के बाद रमन सुजाता के पास गया। उसने सुजाता की नब्ज टटोली तो पाया कि सुजाता जिंदा है। फिर रमन ने बिना अधिक समय गंवाए एक टैक्सी ली और फिर उसे लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गया। रमन उसे सही समय पर अस्पताल ले आया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन उसके शरीर से उसके एक पैर को काटना पड़ा। रमन खुश था कि चलो कम से कम सुजाता की जान तो बच गई। वही सुजाता अब काफी गुस्से में थी कि उसकी वजह से एक तो उसका काम भी नहीं बना, ऊपर से अब पूरी जिंदगी उसे वैसाखियों के सहारे चलना होगा, वो अलग। रमन को पता था कि जो इच्छा उसने मांगी थी यह उसके बदले में उस पंजे ने लिया था, इसलिए उसने इसमें संतोष कर लिया कि चलो वह कम से कम जीवित तो है। और रही बात उसको खिलाने पिलाने की, तो रमन ने मन बना लिया था कि वह पूरी जिंदगी सुजाता को पकाकर भी खिला देगा। और अब तो उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो वह इसमें उसकी सहायता भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ सुजाता के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी कि वह कैसे भी करके उस काम को दोबारा करना चाहती थी।
इसलिए वो रमन से उस पंजे को लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उस पंजे तक नहीं पहुंच पाई। अब वो ना तो चल सकती थी, ना ही सामान्य काम कर सकती थी, इसलिए रमन कहीं भी उस पंजे को रखे सुजाता का उस तक पहुंचना मुश्किल था। सुजाता को पता था कि उसके बच्चों को अभी तक इन सब के बारे में नहीं पता, इसलिए एक रोज जब रमन काम पर गया हुआ था और उसके बच्चे घर पर थे, तब उसने अपने बच्चों को बोला कि वह डिब्बा जो भी उसे ढूंढ देगा उसे वह मिठाई देगी। बच्चों को पता नहीं था कि उसमें ऐसा क्या था, लेकिन मिठाई के लालच में वो लोग काम करने पर राजी हो गए। बच्चों ने पूरा घर छान मारा और फिर आखिरकार उन्हें छत पर टंकी के पास जो एक छोटी सी जगह थी, उसमें एक डिब्बे के अंदर को पंजा मिला। उन्होंने वह पंजा लाकर अपनी मां को दिया। शाम को रमन जैसे ही घर आया, तब उसने पाया कि उसकी बेटी की तबीयत कुछ सही नहीं थी। उसे तेज बुखार था। रमन उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवा दी और फिर घर भेज दिया। अब रमन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक तो उसकी पत्नी ठीक नहीं थी और ऊपर से अब उसकी बेटी भी बीमार थी। खैर, रमन ने सोच लिया था कि अपनी बेटी की देखभाल के लिए वह अगले दिन छुट्टी ले लेगा। हालांकि इन सब के चक्कर में रमन की काफी तनख्वाह कट रही थी, लेकिन परिवार पैसों से जरूरी था, यह सोचकर रमन ने छुट्टी ले ली। रमन पूरी रात अपनी बेटी के पास बैठा रहा, लेकिन उसकी बेटी का बुखार कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। यह देखकर रमन अगले दिन उसे पास ही के एक सरकारी अस्पताल में लेकर गया। वहां डॉक्टर ने उसे एक बोतल चढ़ाई और फिर कुछ दवाई देकर घर भेज दिया। इसी दौरान उसकी बेटी बोली, पापा मुझे नाना जी दिखाई दे रहे हैं, मुझे उनसे डर लग रहा है। ये सुनकर रमन काफी घबरा गया। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने टंकी के पास जाकर देखा। वहां पर वह पंजा नहीं था। ये देखकर अब उसे काफी गुस्सा आया और उसने सुजाता को पीटना शुरू किया और कहा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से इतना कुछ हो चुका है और अब तुम हमारी बेटी को भी मारना चाहती हो। बताओ कहां है वो? इस पर सुजाता ने साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन रमन अच्छी तरह से जानता था कि यह सब उसी का किया धरा है। इसी दौरान उसके बेटे ने पूछा, पापा आप क्या ढूंढ रहे हो? क्योंकि कल मम्मी ने हमसे टंकी के ऊपर से एक डिब्बा निकलवाया था जो कि आपने छुपा कर रखा था। यह सब सुनकर रमन बोला, क्या तुम्हें पता है कि इसने वह डब्बा कहां छुपा रखा है? क्योंकि वह बहुत जरूरी है। तुम्हारी बहन तभी ठीक होगी जब वह डब्बा मेरे पास होगा। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तबीयत का उस डिब्बे से क्या लेना देना, लेकिन फिर उसने बिना कुछ ज्यादा सवाल जवाब किए रमन से कहा, पापा वो मम्मी ने अपने गहनों के डिब्बों में रख दिया है। यह सुनकर रमन संदूक के पास जाने लगा, लेकिन फिर तभी सुजाता पीछे से चीखते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी मेहनत पर पानी मत फेरो, मैंने बहुत मेहनत से वो हासिल किया है। लेकिन रमन बिल्कुल नहीं रुका। उसने सुजाता के गहनों के डिब्बों में से वह डिब्बा निकाला और फिर उसमें से वह पंजा निकालकर इच्छा मांगी कि सब सामान्य हो जाए। सुजाता अब तक रेंग रेंग कर वहां पर पहुंची, लेकिन तब तक रमन ने वो इच्छा मांग ली थी। अब इससे सुजाता को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसे अपने पिता के बीच में रमन दीवार लगने लगा था, इसलिए वह रमन के ऊपर झपटी और बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और अब तुम मुझे मेरे पिता से भी दूर कर रहे हो। मैं यह होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा दूंगी, फिर देखती हूं कि मुझे कौन रोकता है। सुजाता चल फिर तो नहीं सकती थी, ऊपर से औरत थी, इसलिए रमन के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रमन ने उसे एक और धक्का दिया और फिर बाहर आकर दरवाजा लगा दिया। अब रमन को पता लग गया था कि सुजाता का इस घर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन वह सुजाता को खोना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस पंजे को आखिरी बार इस्तेमाल करने की सोची। उसने पंजे से इच्छा मांगी कि सुजाता हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। रमन को पता था कि अब क्या होगा।
आगे इस पंजे का कोई भी इस्तेमाल न कर पाए, इसलिए उसने उसके ऊपर केरोसिन डाला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही वह पंजा धूं धूं करके जलने लगा। रमन की बेटी की जान तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे का एक तरफ का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। वही सुजाता पूरी तरह से पागल हो गई थी। अब वो पागलों की तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन रमन की इच्छा के अनुसार वह कभी किसी पर कोई हमला नहीं करती थी। अब वो हमेशा अपने कमरे में रहकर अपने आप में ही कुछ न कुछ पर बड़बड़ाते हुए खुश होते रहती। रमन ने इन सब से काफी कुछ सीखा था। जो भी लाइफ में चाहिए वह खुद मेहनत करके हासिल करो। किसी भी चीज का शॉर्टकट तुम्हें तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। रमन और सुजाता का भी हंसता खेलता परिवार था। उनकी शादी को भी उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी जल्दी से अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए सुजाता ने एक शॉर्टकट लेने की सोची। भुगत रहा है। इस बात को अब 15 से 20 साल हो चुके हैं। रमन और सुजाता के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन सुजाता अभी पागल ही है और शायद वह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक पागल ही रहेगी। तो साथियों, हमारी आज की ये कहानी यहीं पर पूरी होती है, लेकिन इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम बुरी ताकतों या इन शैतानी पावर्स से कुछ हासिल करेंगे तो शायद हमें कुछ हद तक उसमें सफलता मिल भी जाए, लेकिन लंबे टाइम तक बिना मेहनत किए अगर हम हराम की कमाई खाएंगे तो फिर उसका नुकसान हमें बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल और केवल उसका एक ही रास्ता है, और वो है कठिन मेहनत। अगर आप कोई भी शॉर्टकट रास्ते पर जाएंगे तो उससे न केवल आपका जीवन में संकट में पड़ जाएगा, बल्कि आपका पूरा हंसता खेलता परिवार, और जिस परिवार के लिए आप ये सब कुछ हासिल करने के लिए जा रहे हैं, शायद वो परिवार ही नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी अदृश्य ताकतों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे और न ही कभी इस प्रकार के परपंच में पड़ेंगे। साथियों, ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, लेकिन काफी कम लोग होते हैं जो आखिर तक कहानियों को सुनते हैं। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाना, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम ले सकूं। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। सुशील कुमावत जयपुर राजस्थान, केशव तिवारी शेरू मुंबई, अभिषेक कुमार यूपी, शालिनी श्रीवास्तव जयपुर, संध्या राम हरि कुमार दरभंगा, अखिल अमृतसर, गुड़िया उदयपुर राजस्थान, पवन कुमार पंजाब, जुबेर अंसारी मालेगांव। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।